नमस्कार प्यारे साथियों, आपका जो उर्वरक टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमने कल देखा था उर्वरक फर्टिलाइज़र। हमने इसमें देखा था आपके लिए कि इसका अधिनियम कब लागू हुआ। इसके साथ साथ एक पीछे वाली क्लास में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ कि वहाँ पर पूछा गया था कि जो तिलहनी फसलें होती है या ऑयली क्रॉप होती है, उनमें कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो एजिटोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर, इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एजिटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तिलहनी ऑयली क्रॉप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजिटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद में जो अपना टॉपिक है आगे बढ़ते हैं। कल लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत में, किसमें? भारत में सर्वाधिक निर्मित और उपयोग होने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा उर्वरक? नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? यूरिया है। फास्फोरिक उर्वरक कौन सा है? आपका डीएपी है। और इसके बाद में पोटासिक जो उर्वरक है वो कौन सा है? एमओपी है। और मैंने एमओपी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी म्यूरेट ऑफ पोटास। अब म्यूरेट ऑफ पोटास और इसका जो वास्तविक में, जैसे डीएपी का अणुसूत्र होता है, सॉरी यूरिया का अणुसूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। इसी प्रकार से आपके जो इसका सूत्र होता है KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है इसका। ठीक है। अब यहाँ पर पोटासिक उर्वरक के लिए मैंने लिखा था यहाँ पर कि उत्पादित नहीं किया जाता है, केवल उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसका निर्मित नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है निर्मित? क्योंकि भारत में राजस्थान में किसी भी राज्य में पोटासिक उर्वरक का उत्पादन नहीं किया जाता है, निर्मित नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मान लो सुविधाएं नहीं है या जो पोटास है उसकी कमी है या कुछ भी कारण मान सकते हो। तो पोटासिक उर्वरक क्या किए जाते हैं? आयात किया जाता है। क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। और आयात कहाँ से किया जाता है? जर्मनी व कनाडा। जर्मनी व कनाडा से क्या किया जाता है? कनाडा से क्या किया जाता है? इसको आयातित किया जाता है। इसी के साथ जो पोटासिक उर्वरक है इसका उपयोग सोलेनेसी कुल की फसलों में प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते रे? क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि ये फसलों की पत्तियों को जला देता है। किसकी पत्तियों को? जो सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है ये आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि ये फसलों की पत्तियों को क्या कर देता है? जला देता है। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में
भारत में सर्वाधिक गोबर की खाद उत्पादित करने वाला राज्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक क्या होता है? यहाँ पर गोबर की खाद उत्पादित होती है। क्लियर है? अब आगे एक चीज और लिखो यहाँ पर हमने लिखा है, यहीं पर लिख लो आप, भारत में सर्वाधिक हरी खाद उत्पादित करने वाला राज्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्पादित करने वाला राज्य एमपी है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको कि नाइट्रोजनी उर्वरक। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इसलिए मैं आपको इस यहाँ पर नोट लगवा कर लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर जेट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नोट लगवा कर लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो पौधा है, यानी कि 2020 की एग्जाम लगी थी जेट की, उसके अंदर आया था कि यहाँ पर कि नाइट्रोजन है उसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन को ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधे धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में ग्रहण करते हैं। और वहां पर ऑप्शन था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और क्लोरीन। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो इसको दोनों रूपों में ग्रहण करता है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, ये अमोनिया NH4+ और NO3- के रूप में ग्रहण करता है। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में कौन सा पोषक तत्व है जो जिसको ग्रहण किया जाता है या पादप ग्रहण करते हैं दो रूपों में? तो कौन सा हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है। फिर आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे उर्वरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। तो उर्वरकों का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण रे? उर्वरकों का वर्गीकरण। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर उर्वरकों का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले हम करते हैं कि इसमें जितने पोषक तत्व उपस्थित है, जिस प्रकार से इसमें पोषक तत्व उपस्थित है उसके आधार पर हम क्या करते हैं? उनका वर्गीकरण करते हैं। तो ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर जो आता है आपका वो है सरल उर्वरक। कौन सा है? सरल उर्वरक। अब सरल उर्वरक किसे कहते हैं? सिंपल फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल फर्टिलाइजर बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरल उर्वरक किसे बोलते हैं कि जिसमें मुख्य पोषक तत्व है। अब मुख्य पोषक तत्व, यहाँ पर बस मुख्य पोषक तत्व समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। NP और K, यहाँ पर NPK क्या हो जाएगा? NPK। ये क्या है? मुख्य पोषक तत्व है। क्या है? मुख्य पोषक तत्व है। अब यहाँ पर मुख्य पोषक तत्व में से कोई भी एक तत्व यदि उपस्थित है, जैसे यूरिया, इसमें मान लो इसका ऑप्शन हो जाएगा जैसे DAP। तो मान लो यहाँ पर इसमें DAP नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि हम यूरिया की बात करते हैं, यूरिया में क्या पाया जाता है? केवल और केवल नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46% पाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? एक सरल उर्वरक का एग्जाम्पल है। तो इसकी क्या परिभाषा लिखोगे आप
कि ऐसे उर्वरक जिनमें मुख्य पोषक तत्व केवल एक ही उपस्थित होता है तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर सरल उर्वरक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे यूरिया हो गया, और एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं इसका, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड MOP है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, अभी मैंने लिखवाया था आपको। तो यहाँ पर पोटास है तो NPK, के है यहाँ पर, क्या है, के है, और यहाँ पर Cl क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यहाँ पर ये Cl तो मुख्य पोषक तत्व है नहीं, और यहाँ पर पोटास है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरल उर्वरक की तरह कार्य करेगा। क्लियर है। फिर इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि इसका एक और एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट में अमोनिया है और सल्फेट है, तो सल्फेट का मतलब सल्फर, और सल्फर क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है सल्फेट। तो यहाँ पर अमोनिया हो गया, तो अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर मुख्य पोषक तत्व है। क्लियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर यदि किसी उर्वरक में एक ही पोषक तत्व उपस्थित है और वो कौन सा, मुख्य पोषक तत्व, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर इसके बाद में मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, सॉरी दूसरा जो वर्गीकरण है वो है यहाँ पर द्वितीयक उर्वरक। कौन सा उर्वरक है, द्वितीयक उर्वरक। अब द्वितीयक उर्वरक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि मुख्य पोषक तत्वों में N, P और K इनमें से कोई से दो हो, इनमें से कोई से दो हो तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक पोषक तत्व कहलाएगा, सॉरी द्वितीयक उर्वरक कहलाएगा। यहाँ पर जैसे DAP की बात करूँ, अब आएगा DAP, इसमें एग्जाम्पल डायमोनियम फास्फेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फास्फोरस हो जाएगा एक तो, और एक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। यदि दो पोषक तत्व उपस्थित है तो ये कौन सा कहलाएगा, यहाँ पर द्वितीयक उर्वरक कहलाएगा यहाँ पर। क्लियर है। फिर इसके बाद में ये B हो जाएगा और ये C। फिर इसके बाद में पूर्ण उर्वरक। कौन सा उर्वरक है, पूर्ण उर्वरक, या फिर इसको कह सकते हो तृतीयक उर्वरक भी कह सकते हो, तृतीयक उर्वरक, या इसको पूर्ण उर्वरक भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, पूर्ण उर्वरक। तृतीयक उर्वरक क्या हो जाएगा कि N, P और K और इनका अनुपात 20:20:20 हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, NPK, यदि तीनों ही पोषक तत्व उपस्थित है, इसमें मुख्य पोषक तत्व है, तो वो क्या कहलाएगा, या तो तृतीयक उर्वरक कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, पूर्ण उर्वरक कहलाएगा। और आज दिन तक तीनों मुख्य पोषक तत्व किसी भी उर्वरक में उपस्थित नहीं है। क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके क्या हो जाएंगे, सरल उर्वरक, द्वितीयक उर्वरक और तृतीयक उर्वरक हो जाएगा। फिर इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, अगला जो वर्गीकरण का क्रम रहेगा इसके अंदर वो रहेगा मिश्रित उर्वरक का। डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, मिश्रित उर्वरक। अब मिश्रित उर्वरक कौन से होंगे, अब हम बाजार से जैसे मान लो DAP लेके आ गए, यूरिया लेके आ गए, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास लेके आ गए, तो ये 2-3 उर्वरक हमने खरीद कर रख लिया, अमोनियम सल्फेट ले, अमोनियम नाइट्रेट रख लिया, ठीक है, बहुत सारे उर्वरक ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि इनका मिश्रण बना लेते हैं। मिश्रण कैसे, जैसे मान लो 10 किलो यूरिया ले लिया, 10 किलो DAP ले लिया, 10 किलो अमोनियम सल्फेट ले लिया, 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट ले लिया। अब इनको क्या कर दिया, एक जगह डाल दिया, किसमें, एक बैग में डाल दिया और उसको मिक्स कर लिया। अब जब इस प्रकार का जो तैयार होता है मिश्रण, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। अब क्या इसका एग्जाम्पल बनेगा, क्या नहीं, इसमें लिख लो DAP यूरिया, इसका एग्जाम्पल लिख लो DAP प्लस यूरिया, या फिर यहां पर लिख सकते हो आप यूरिया प्लस MOP। ये क्या हो गया, इसका मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्रण। तो ये क्या हो गया, मिश्रित उर्वरक हो गया। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर एक नोट लगा लो आप। क्या लगा लो, नोट लगा लो। और नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर लिखो आप कि जो फास्फेटिक उर्वरक होते हैं, कौन से उर्वरक होते हैं, फास्फेटिक जो उर्वरक होते हैं उनके साथ जो नाइट्रोफास्फेट होता है, कौन सा होता है,
नाइट्रोफॉस्फेट के साथ पोटासिक उर्वरक, नाइट्रोफॉस्फेट के साथ पोटास नहीं मिलाते हैं, नाइट्रोफॉस्फेट के साथ क्या नहीं मिलाते हैं, पोटास नहीं मिलाते हैं। कई बार ये क्या है, सारे के सारे रसायन हैं, तो कई बार क्या होता है जब हम नाइट्रोफॉस्फेट को पोटास के साथ मिलाते हैं तो रिएक्शन हो जाती है और उसके कारण क्या हो जाता है, या तो आग लग सकती है या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर विस्फोट हो सकता है। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोफॉस्फेट के साथ पोटास नहीं मिलाया जाता है। क्लियर है। फिर इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं मिश्रित उर्वरक। समझ में आ गया कि इसके अंदर जैसे यूरिया और एमओपी का क्या कर दिया आपने मिश्रण, बाजार से एक बैग लेके आ गए एमओपी का, एक बैग लेके आ गए यूरिया का, और दोनों को आपने एक जगह डाल दिया और मिक्स कर लिया, तो ये क्या हो गया, मिश्रण। क्लियर है। ये सिंपल सी क्या है परिभाषाएं चल रही है। आपको नाइट्रोफॉस्फेट के साथ क्या नहीं मिलाना है रे, पोटास नहीं मिलाना है। किसके साथ, नाइट्रोफॉस्फेट के साथ पोटास नहीं मिलाना है। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो अगला है वो है पूर्ण उर्वरक। अभी मैंने तृतीयक उर्वरक लिया था, पूर्ण उर्वरक सेम टू सेम है। पूर्ण उर्वरक क्या कहलाएगा, यदि इसमें N, P और K तीनों पोषक तत्व उपस्थित है 20:20 में, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर पूर्ण उर्वरक कहलाएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं अपूर्ण उर्वरक। कौन सा उर्वरक है, F देखो यहाँ पर अपूर्ण उर्वरक। अपूर्ण उर्वरक जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, अपूर्ण उर्वरक किसे कहते हैं। यदि मैं यहाँ पर द्वितीयक उर्वरक के एग्जाम्पल दूं, जैसे डीएपी है, तो डीएपी में फास्फोरस भी है और क्या है, नाइट्रोजन भी है। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों पोषक तत्व है। इसमें किसकी कमी है, पोटास की कमी है। और जो ये पोटास की कमी है, यहाँ पर एक की कमी है, तो ये कौन सा हो गया, अपूर्ण उर्वरक हो गया। कौन सा उर्वरक हो गया, अपूर्ण उर्वरक हो गया। क्लियर है। ठीक है। अब इसके बाद में यदि मैं बात करूं आगे, तो यहाँ पर पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर है, पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर किसका वर्गीकरण रे, उर्वरकों का वर्गीकरण। देखो यहाँ पर अगला जो क्लासिफिकेशन रहेगा, पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। और यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पहला जो है वो है निम्न विश्लेषक उर्वरक, निम्न विश्लेषक उर्वरक। अब आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जैसे यदि यहाँ पर हम बात करें कि यदि इसमें 25% से कम और किसकी, मुख्य पोषक तत्व की मात्रा, मुख्य पोषक तत्व की मात्रा कितनी हो, 25% से कम हो, किसी भी उर्वरक में 25% से कम हो। जैसे मैं बात करूं आपके पोटेशियम क्लोराइड की, तो पोटास की मात्रा कितनी, 60%। कितनी परसेंट, 60%। क्या 25 से कम है, क्या नहीं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर डीएपी की बात करूं तो यहाँ पर कितनी है नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की है 18, और यदि यहाँ पर फास्फोरस की बात करूं तो कितनी है, 46% है। कितनी है, 46%। तो क्या ये निम्न विश्लेषक उर्वरक है, नहीं, ये निम्न विश्लेषक ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि एसएसपी कौन सा है, एसएसपी, और एसएसपी कौन सा है, सिंगल सुपर फास्फेट। और सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की जो मात्रा है वो 16% होती है। कितनी प्रतिशत होती है, 16%। क्या 25 से कम है, तो आपका जवाब होगा हाँ। और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, एसएसपी निम्न विश्लेषक उर्वरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निम्न विश्लेषक उर्वरक कहलाएगा। तो इनमें क्या होगा कि यहाँ पर
और इसके अलावा यहाँ पर यदि 25% से कम मात्रा होगी, मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा कितनी 25% से कम होगी, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर निम्न विश्लेषक या न्यूनतम विश्लेषक उर्वरक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और फास्फोरस की कितनी मात्रा हो जाएगी इसके अंदर, 16% इसकी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट में यहाँ पर नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो हो जाती है यहाँ पर लगभग 16 से 17%। यहाँ पर हो जाएगा मात्रा कितनी हो जाएगी, 16 से 17%। तो यहाँ पर 16% इसकी मात्रा हो जाएगी निश्चित। ठीक है, फिक्स है ये। तो सोडियम नाइट्रेट में यहाँ पर कितनी प्रतिशत मात्रा हो जाएगी, 16% मात्रा होगी। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो अगला चलता है वो है आपका उच्च विश्लेषक उर्वरक। नोट डाउन करते रहिए इसको। उच्च विश्लेषक उर्वरक। अब उच्च विश्लेषक में क्या होगा, इसमें तो क्या है 25% से कम, और उसमें रहेगा उच्च विश्लेषक उर्वरक या उच्च विश्लेषक उर्वरक, उच्च विश्लेषण उर्वरक भी कह सकते हो। यदि इसमें 25% से इसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी, मुख्य पोषक तत्व की, मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है। कितनी मात्रा ज्यादा है, 25% से ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा उच्च विश्लेषक। जैसे KCl हो जाएगा, NH2CO, NH2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से DAP हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनमें सब में क्या है, मुख्य पोषक तत्व की मात्रा क्या है, यहाँ पर 25% से ज़्यादा है, इसलिए ये पोषक तत्व कौन से, ये उर्वरक कौन से कहलाएंगे, उच्च विश्लेषक उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उच्च विश्लेषक उर्वरक कहलाते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल और देखें तो थाई यूरिया हो जाएगा। यहाँ पर थाई यूरिया हो जाएगा 36.8%। कितना हो जाएगा, 36.8% इसकी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल उतार लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में इसी क्रम में आगे चलता है आर्द्रताग्राही उर्वरक। कौन से, आर्द्रताग्राही उर्वरक। तीसरा है आर्द्रताग्राही उर्वरक। आर्द्रताग्राही जो उर्वरक है उसके अंदर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि यहाँ पर आर्द्रताग्राही उर्वरक कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या लिखाया था मैंने, पोटेशियम क्लोराइड लिखाया था। ठीक है, तो आर्द्रताग्राही उर्वरक किसे कहते हैं, जो नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, नमी पाकर जल्दी से क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूरिया होता है, क्या होता है, यूरिया। तो यूरिया होता है, तो यूरिया को आप जैसे ही पानी में डालोगे वो तुरंत पिघल जाएगा। या फिर आपने जैसे मान लो बाहर रख दिया तो ओस के कारण भी क्या हो जाएगा, वो यूरिया पिघल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आर्द्रताग्राही उर्वरक और ऐसे उर्वरक जो नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पर लिखो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। ठीक है, और इसके बाद में अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। ठीक है, और निर्जमीकृत अमोनिया, क्लियर है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर क्या है कि एग्जाम्पल पाया जाता है आर्द्रताग्राही उर्वरक, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, निर्जमीकृत अमोनिया है, और इसके बाद में यहाँ पर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये आर्द्रताग्राही उर्वरकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट है, इसे निर्जमीकृत अमोनिया बोलते हैं और इसे विस्फोटक उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। अमोनियम नाइट्रेट है, इसको विस्फोटक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? विस्फोटक उर्वरक के रूप में। इसको आद्रताग्राही उर्वरक के रूप में, प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा आद्रताग्राही उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट है। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिख लिया आपने, देखो अब जो आपका टॉपिक रहेगा यहाँ पर उर्वरक अम्लीय तुल्यांक रहेगा और आपकी क्लास आज यहीं तक रहेगी। तो यहाँ पर अम्लीय तुल्यांक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। उर्वरक का अम्लीय तुल्यांक, एक होता है क्षारीय तुल्यांक। तो यहाँ पर ये तुल्यांक क्या है कि इसके अंदर उर्वरकों में कितनी अम्लता है, कितनी मात्रा में अम्लता पाई जाती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। कल बात करते हैं अगली क्लास में।